डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग मास स्पेक्ट्रोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। मास स्पेक्ट्रोमेट्री जो है ये इंपॉर्टेंट मेथड है टू गेट स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये एक फास्ट मेथड है। इसके जो रिजल्ट्स होते हैं ज़्यादा एक्यूरेट और रिलायबल होते हैं, और मॉलिक्यूल्स की जो डिटेल्स होती हैं स्ट्रक्चर के बारे में वो सारी हमें बहुत अच्छे से इसमें मिलती है। मास स्पेक्ट्रोमेट्री जो है ये एक स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड नहीं है। मतलब हम कह सकते हैं कि कोई स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं है, क्योंकि हमें बाय डेफिनेशन पता है स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और मैटर का इंटरेक्शन होता है, यानी कि कुछ एब्जॉर्प्शन या एमिशन होता है रेडिएशंस का, जो कि यहाँ पे नहीं होता। इसलिए इसको मास स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं बोलते, इसको मास स्पेक्ट्रोमेट्री बोलते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो मेथड है ये डिस्ट्रक्टिव मेथड है। इसमें जो सैंपल होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एनालिसिस। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग मास स्पेक्ट्रोमेट्री के बारे में इसका पर्पस देख रहे हैं, मतलब इसका यूज क्या है। तो अगर हम यूज की बात करें तो ये एक इम्पोर्टेंट एनालिटिकल टूल है, और इसका यूज जितनी भी तरीके की एनालिटिकल स्टडीज होती हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, इन सब में होता है। और इसके हेल्प से हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। अगर हम स्पेसिफिक होकर के बात करें तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री जो है ये हमें मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर वेट के बारे में बताता है, फिर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में हमें जानकारी मिलती है, और उसके बाद मॉलिक्यूल्स में जो अलग अलग तरह के आइसोटोप्स होते हैं, जैसे कि क्लोरीन 35 और 37 जो होता है, ये अलग अलग अगर आइसोटोप्स प्रेजेंट हो तो इसके बारे में भी हमें पता चल सकता है यूजिंग मास स्पेक्ट्रोमेट्री। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग मास स्पेक्ट्रोमेट्री का प्रिंसिपल देख रहे हैं। तो जो मास स्पेक्ट्रोमेट्री है इसमें हम जो सैंपल है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको सबसे पहले आयनाइज करते हैं। तो यहाँ पे आयनाइजेशन होता है। बेसिकली आयनाइजेशन के लिए कम एनर्जी चाहिए होती है। तो हम यहाँ पे जैसे पहले वाले स्टेप में देख रहे हैं, इसमें हम लोग देख रहे हैं तो ये एक सैंपल मॉलिक्यूल है, और इसमें हमने क्या करा है, हाई एनर्जी का इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट कराया है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस मॉलिक्यूल से एक इलेक्ट्रॉन और निकाल देगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका कटायन रेडिकल फॉर्म होगा। तो ये जो कटायन रेडिकल है इसको यहाँ पे क्या बोला जाता है, मॉलिक्यूलर आयन बोला जाता है। तो सबसे पहला प्रोसेस यहाँ पे क्या है, आयनाइजेशन। सैंपल को आयनाइज करा जाता है। आयनाइजेशन यहाँ पे जैसे ये इलेक्ट्रॉन से दिखाया गया है, तो ये जो मेथड होता है इसे इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट मेथड या इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन मेथड बोलते हैं। इसके अलावा और भी आयनाइजेशन मेथड होते हैं, अभी सिंप्लिसिटी के लिए मैंने इसी को यहाँ पे स्पेसिफाई करा है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन के अलावा केमिकल आयनाइजेशन एक मेथड होता है जिसे CI बोलते हैं। इस तरह से सेम्स, फैब और माल्डी करके कुछ और आयनाइजेशन मेथड्स होते हैं। इन सबको हम लोग बाद में डिटेल में देखेंगे। आयनाइजेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है ये होता है फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, बेसिकली जो ये कटायन रेडिकल फॉर्म हुआ था, जैसे मैंने अभी बताया कि अगर हम एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स बम्बार्ड कराएंगे मॉलिक्यूल पे तो रेडिकल कटायन फॉर्म होता है। अगर हम ज़्यादा एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स को बम्बार्ड करेंगे, जैसे यहाँ पे शो कर रहा है कि अगर हम 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इलेक्ट्रॉन्स को बम्बार्ड कराते हैं तो मॉलिक्यूलर आयन फॉर्म होता है। लेकिन अगर इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी तो यहाँ पे रेडिकल कटायन के पास जो ये एक्सेस ऑफ एनर्जी है बची रह जाएगी, और इसकी वजह से जो मॉलिक्यूल में वीक बॉन्ड्स होंगे वो ब्रेक हो जाएंगे, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब फ्रेगमेंट्स यहाँ पे क्या क्या हो सकते हैं, कटायन हो सकता है, फ्री रेडिकल्स हो सकते हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी बन सकते हैं, उसके अलावा कटायन रेडिकल्स भी बन सकते हैं, जैसे अभी हमने यहाँ पे शो करा है। तो अब एक बात ध्यान देने वाली है यहाँ पे कि जो कटायंस और कटायन रेडिकल्स, यानी कि जो भी चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, उन्हीं का यहाँ पे डिटेक्शन होता है। तो डिटेक्शन सिर्फ चार्ज पार्टिकल्स का होता है। जो रेडिकल्स और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं इसको विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम सिस्टम इनको सिस्टम से हटा दिया जाता है, इंस्ट्रूमेंट से हटा दिया जाता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि सिर्फ कटायंस और
रेडिकल कटायन जो होते हैं इन्हीं का यहाँ पे डिटेक्शन होता है। डिटेक्शन के बाद हम एनालिसिस करते हैं, हमें यहाँ पे एक मास स्पेक्ट्रम मिलता है जिसमें हमें अलग अलग आयंस का मास अपॉन चार्ज रेशो की पीक्स मिल जाती हैं कुछ। तो उन पीक्स की हेल्प से हम ये बताते हैं कि क्या क्या फ्रेगमेंट्स रहे होंगे, और लाइक अ पजल हम उन फ्रेगमेंट्स के हिसाब से एनालाइज करके प्रिडिक्ट करते हैं कि जो स्ट्रक्चर होगा मॉलिक्यूल का वो क्या होगा। तो बेसिकली ओवरऑल अगर हम देखें तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री का यूज कहाँ पर है, स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन में। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग यहाँ पर मास स्पेक्ट्रोमेट्री का प्रिंसिपल देख रहे हैं। जैसे अभी मैंने पहले भी बताया कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री जो टेक्निक है, इसमें सबसे पहले क्या होता है, आयनाइजेशन होता है। आयनाइजेशन के लिए आप सैंपल किसी भी फेस में ले सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड या गैस में, और अलग अलग आयनाइजेशन मेथड जो है इसको हम लोग बाद में देखेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, आयनाइजेशन। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है यह है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन के लिए हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। आयनाइजेशन के मतलब ड्यूरिंग द आयनाइजेशन मॉलिक्यूल के पास एनर्जी होगी, वो अलग अलग तरह से हो सकती है। जैसे इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट के केस में हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, और भी दूसरे तरीके होते हैं। जैसे फैब में हाई एनर्जी एटम्स होते हैं, वो बम्बार्ड कराए जाते हैं, तो मॉलिक्यूल्स के पास एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है, और जिसकी वजह से जब मॉलिक्यूलर आयन फॉर्म हो जाता है तो उसमें फ्रेगमेंटेशन शुरू हो जाती है। जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक होने लग जाता है, या उसमें बेसिकली जो वीक बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक होने लग जाता है। अब ये क्वाइट ऑब्वियस है कि जब भी फ्रेगमेंटेशन होगा तो वीक बॉन्ड टूटेंगे, यानी कि फ्रेगमेंटेशन हमेशा क्या होगा, स्पेसिफिक होगा, एक पर्टिकुलर तरीके से होगा, और इसीलिए हमेशा जो हमें स्पेक्ट्रम मिलेगा वो एक पर्टिकुलर ही मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि कभी स्पेक्ट्रम में पीक कुछ मिल रही है या कभी कुछ मिल रही है, ऐसा नहीं होगा। हमेशा हमें स्पेसिफिक फ्रेगमेंटेशन की वजह से स्पेसिफिक स्पेक्ट्रम मिलेगा। फिर जैसे फ्रेगमेंटेशन हो जाता है उसके बाद आयंस जो होते हैं एनालाइजर सिस्टम में मूव करते हैं। एनालाइजर सिस्टम में ये एक पार्ट होता है मास स्पेक्ट्रोमीटर का। इसका पर्पस क्या होता है कि आयंस को सेपरेट करना। अब ये अलग अलग तरीके के मास एनालाइजर सिस्टम होता है, इसको हम लोग बाद में डिटेल्स में देखेंगे। सेपरेशन का बेसिस क्या होगा यहाँ पे कि किस हिसाब से सेपरेशन होगा, मास टू चार्ज रेशियो, या सीधे सीधे बोला जाए कि मास के हिसाब से आयंस का सेपरेशन हो जाता है। अब इसके बाद सेपरेट होने के बाद डिटेक्टर सिस्टम जो होता है ये डिटेक्ट करता है आयंस को। अलग अलग आयंस जो हैं उनके मास टू चार्ज रेशियो के हिसाब से उनको डिटेक्ट कर लेता है, और जो कंप्यूटर सिस्टम अटैच होता है वो यहाँ पे जो आयंस की अबंडेंस है, अबंडेंस रिलेटेड होती है कि कितने आयंस फॉर्म हुए एक तरीके के, और उनको उनके मास टू चार्ज रेशियो के हिसाब से प्लॉट कर लिया जाता है। इस तरह से हमको मास स्पेक्ट्रम मिल जाता है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग यहाँ पे मास स्पेक्ट्रोमेट्री प्रोसीजर देख रहे हैं। प्रोसीजर में हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं कि किस तरह से जो पूरा ये प्रोसेस है ये होता है, और किस तरह से एनालिसिस होता है यहाँ पे। तो थोड़ा सा अभी यहाँ पर इनसाइट हम देख रहे हैं, थोड़ा मैकेनिस्टिक व्यू में हम इस चीज़ को देख रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर अभी हमारे पास एक मॉलिक्यूल्स है, सैंपल मॉलिक्यूल है, इसका हम किसी अलग अलग जो आयनाइजेशन मेथड जैसे मैंने अभी बताए थे, तो किसी भी मेथड से हम इसका आयनाइजेशन कर रहे हैं, तो इसका ये कटायन रेडिकल बन जाएगा, या हम इसे क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर आयन, या सिंपली मॉलिक्यूलर आयन रेडिकल भी बोल सकते हैं हम इसको। ये मॉलिक्यूलर आयन रेडिकल के पास ज़्यादा एनर्जी होगी तो इसका फ्रेगमेंटेशन होगा। फ्रेगमेंटेशन से यहाँ पे कुछ डॉटर आयंस बनेंगे, जैसे मैंने अभी यहाँ पे एक ही शो करा है A+, या फिर यहाँ पर फ्री रेडिकल्स फॉर्म होंगे। रेडिकल्स के अलावा यहाँ पे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी फॉर्म हो सकते हैं। तो फ्रेगमेंटेशन किस तरह से होता है इस बात पे डिपेंड करता है ये। अब जो ये डॉटर आयन फॉर्म हुआ था, मे बी पॉसिबल कि इसके पास भी कुछ एक्सेस ऑफ एनर्जी बची हो, और ये एनर्जी की वजह से इसका भी क्या हो जाए, फ्रेगमेंटेशन हो जाए। फ्रेगमेंटेशन से यहाँ पे हो सकता है कि कुछ यहाँ पे और डॉटर आयंस बने, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन से वीकर बॉन्ड्स हैं। इस जो A+ डॉटर आयन है, जो ये A+ डॉटर आयन है, इसका फ्रेगमेंटेशन से और डॉटर आयंस बन सकते हैं। और भी पॉसिबल है कि जो दूसरे डॉटर आयंस हैं वो फर्दर फ्रेगमेंटेशन में जाकर के दूसरे डॉटर आयंस बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जब फ्रेगमेंटेशन होगा तो बहुत सारे आयंस फॉर्म होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि जब फ्रेगमेंटेशन हो तो फ्री रेडिकल्स फॉर्म हो और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो। मैंने जैसे कि पहले भी बताया कि जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और फ्री रेडिकल्स फॉर्म होंगे वो वैक्यूम सिस्टम की हेल्प से मास स्पेक्ट्रोमीटर से बाहर निकाल दिए जाएंगे।
अब जैसा हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, जो अलग अलग आयंस फॉर्म हुए थे, जैसे कि मॉलिक्यूलर आयन था या डॉटर आयंस जो थे, ये बाद में विद द हेल्प ऑफ मास एनालाइजर इनका सेपरेशन करा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास टू चार्ज रेशियो। उसके बाद जो डिटेक्टर सिस्टम होता है, इसके दो पर्पस होते हैं। पहला पर्पस यहाँ पर है कि ये काउंट करना कि सेम तरह के आयंस जो आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं। तो ये इसका पूरा मैकेनिज्म होता है। आयंस का जो चार्ज डेंसिटी होता है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके अबंडेंस निकाला जाता है। और यहाँ पे दूसरा पर्पस जो है वो है जो आयन आए हैं उनका मास टू चार्ज रेशियो क्या है। अब जो मास स्पेक्ट्रम है ये कुछ इस तरीके का होता है। मास स्पेक्ट्रम में हम लोग देख रहे हैं कि मास स्पेक्ट्रम में हम लोग देख रहे हैं कि जो एक्स एक्सिस है इसमें मास टू चार्ज रेशियो प्लॉट करा जाता है और वाई एक्सिस में अबंडेंस को प्लॉट करा जा रहा है। तो यहाँ पे इन दोनों के हिसाब से हमें अलग अलग आयंस के लिए अलग अलग पीक्स मिलती है। तो ये जो पीक्स हैं, ये जो हमें बार्स दिख रहे हैं यहाँ पे, ये जो है अलग अलग आयंस के लिए हमें पीक्स मिल रही है। इसमें जो सबसे ज्यादा राइट हैंड साइड में पीक मिलेगी, राइट हैंड साइड में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा राइट हैंड साइड की तरफ जो पीक मिलेगी हमको, उसका सबसे ज्यादा मास m/e होगा, मास टू चार्ज रेशियो सबसे ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा। तो ऑब्वियसली जो अभी हमने आयंस देखे थे, सबसे बड़ा आयन जो उसमें होगा वो मॉलिक्यूलर आयन ही रहा होगा, जिससे बाकी फ्रेगमेंट्स टूट करके डॉटर आयंस बने होंगे। तो ये जो पीक है इसे क्या बोला जाता है, पेरेंट आयन पीक, क्योंकि ये पेरेंट आयन की या मॉलिक्यूलर आयन की पीक होती है। तो इसीलिए इस पीक को क्या बोला जाता है, पेरेंट आयन पीक या फिर मॉलिक्यूलर आयन पीक। पहचानना बहुत ईजी है इसको। जब हमें स्पेक्ट्रम शो करा जाएगा तो स्पेक्ट्रम में सबसे राइट हैंड साइड में जो पीक मिलेगी वो होगी पेरेंट आयन पीक या मॉलिक्यूलर आयन पीक। अब यहाँ पे जब हम प्लॉट करते हैं अलग अलग पीक्स को, तो जो अलग अलग पीक्स की अबंडेंस होती है, किसी की ज्यादा होती है किसी की कम होती है। तो जब हम प्लॉट करते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे जो ज्यादा अबंडेंस की जो पीक होती है उसको हम उसकी अबंडेंस को 100% मान लेते हैं और उसके हिसाब से बाकी जो आयंस हैं उनकी जो पीक्स हैं उनकी अबंडेंस इस पीक के हिसाब से, बेस पीक के हिसाब से, मतलब जिस पीक की हाइट सबसे ज्यादा है उसके हिसाब से निकाला जाता है। यानी कि यहाँ पे अबंडेंस एब्सोल्यूट नहीं होता, यहाँ पे रिलेटिव अबंडेंस निकाला जाता है। और जिस पीक की हाइट सबसे ज्यादा होती है, अबंडेंस सबसे ज्यादा होती है, जिसको हमने ऑब्वियसली 100% माना है, उसको क्या बोला जाता है, बेस पीक बोला जाता है। तो ये दो टर्म्स इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मास स्पेक्ट्रम में। अबंडेंस निकालने के लिए यहाँ पर अलग अलग पीक्स की यहाँ पे रिलेटिव अबंडेंस निकाली जाती है। तो उसके लिए बेस पीक हमें पता होनी चाहिए। ऑब्वियसली वो पीक होगी जिसकी हाइट सबसे ज्यादा होगी, और सबसे ज्यादा राइट हैंड साइड में जो हमें पीक मिलेगी उसको बोला जाएगा पेरेंट आयन पीक। पेरेंट आयन पीक या किसी भी आयन की पीक से हमें हर एक आयन की m/e वैल्यू मिल जाएगी। हमें पता है कि जितने भी ये आयंस होंगे, आगे भी हम देखेंगे कि जो आयंस फॉर्म होंगे उनमें जो चार्ज होगा यानी E की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी, यानी यूनिट चार्ज ही उन पर आएगा। तो अगर E की वैल्यू 1 हो जाएगी तो अलग अलग आयंस की हम मास वैल्यू या जो उसका जो आयन का, अगर हम मॉलिक्यूल ले रहे तो मॉलिक्यूलर वेट या जो भी आयन फॉर्म होगा तो उसका जो वेट होगा, मास होगा, वो हमको पता चल जाएगा यहाँ पे। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे प्रिंसिपल थोड़ा सा और प्रोसीजर के बारे में देखा है। अब जो नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में फॉरवर्ड करूंगा आप लोगों को, उसमें हम लोग इंस्ट्रूमेंटेशन डिटेल्स के बारे में जाएंगे और उसके बाद फिर फ्रेगमेंटेशन के बारे में देखेंगे। थैंक यू।